जोरदार तालियां बजाइए। कैरेक्टर्स आने लगे हैं स्टेज पर अब। मैं रामी हूँ। मैं रामी की माँ रुक्मणी हूँ। हम महाराष्ट्र के वड़ंत गांव में रहते हैं। वहीं पर 7 फरवरी 1898 को रामी का जन्म हुआ। मैं रामी का पिता भीखू धात्रे हूँ। मैं बंदरगाह से मछलियों की टोकरी सिर पर रखकर बाजार तक पहुंचाने का काम करता हूँ। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। पूरे परिवार की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। भले ही हम बहुत गरीब हैं, लेकिन मेरे पति और मेरी जो साझेदारी से हमेशा घर में सुखद माहौल रहता है। रामी के घर में सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन अचानक रामी के पिता को खून की उल्टी हुई, जो एक बड़ी बीमारी का इशारा था। एक तो वे गरीब, दूसरे इलाज की कोई व्यवस्था ना होने के कारण पिता की बीमारी बढ़ती चली गई, जिससे घर की शांति भंग होने लगी थी। इसी कारण रामी की माँ रामी के पिता की चिंता में उनसे पहले ही हमें छोड़कर चली गई। माँ के जाते ही पिता भी चल बसे। अब घर में रामी, छोटी बहन गौरा और छोटे भाई शंकर ही बचे। उस समय रामी की उम्र मात्र 7 वर्ष थी। सिर पर माँ की ममता नहीं और पिता का साया भी जा चुका था। सब कुछ समाप्त हो चुका था। बचपन न जाने कहाँ खो गया था। जिंदगी एक वीरान रास्ते पर थी। माँ बाप की मौत ने रामी को बचपन में ही जिम्मेदार बना दिया था। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। पहला सैक्रिफाइस रामी ने देख लिया है। मेरा नाम गोविंद है। मैं रामी का मामा हूँ। आप लोग सभी देख रहे हैं कि मेरे बहन भाई गुजर गए हैं। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि आज मेरी बहन होने मेरी नहीं है।
लेकर जा रहा हूँ। रामी मुंबई पहुंच चुकी है गोविंद के साथ, उनके मामा के साथ। मैं रामजी राव हूँ। मैंने रामी के बारे में आस पड़ोस के लोगों से सुना है कि रामी बहुत ही सुंदर और गुणवान लड़की है। मैंने उसी दिन अपने बेटे भीमराव का विवाह रामी से कर दिया। अब रामी की शादी हो चुकी है बाबा साहेब से, खुशी का माहौल है। खुशी मनाइए, ये पहली खुशी है इतने लंबे समय के बाद। माँ बाप को खोने के बाद रामजी राव ने प्यार दिया उन्हें। खुशी मना रहा है पूरा गांव। अब रामी गांव आ चुकी है, बाबा साहब के गांव शादी हो चुकी है, तो सब में खुशी मननी चाहिए। ऑडियंस भी खुशी मनाए जोर जोर से। ये साइड खुशी नहीं मना रही है, खुशी मनाए। सारा गांव खुशी मना रहा है, यहाँ सारा समाज खुशी मना रहा है कि उस महिला से बाबा साहब मिल चुके हैं, जिसके कारण हमारी जिंदगी में सुख आने वाला है। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। इस साइड से तालियां बज नहीं रही है, जोरदार तालियां बजाइए। ये खुशी का माहौल है। रामी का विवाह हो चुका है और अब रामी बाबा साहब के गांव में आ चुकी है। नाटक को आगे बढ़ाते हैं। अगर किसी को दान देना है तो इधर दीजिए, नाटक के दौरान स्टेज पर ना आए। नहीं, इसी में डाल रखें, बहुत जरूरी है। अगर नाटक का मजा लेना है तो शांति बनाए रखें, शांति बनी रहनी चाहिए। मैं नए घर में आकर शांति बनाए रखिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि माता रमाबाई अब अपनी कहानी अपनी जुबानी सुनाने वाली है। उसके लिए शांति बहुत जरूरी है। मुझे घर में सभी रमा कहते थे, पर मेरे साहिब मुझे रामू कहकर बुलाते थे। ये एहसास मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। मेरे साहिब को पढ़ाई से बहुत ही प्रेम था। वे मुझे भी पढ़ाने की कोशिश किया करते थे, पर मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। मेरे ससुर रामजी सकपाल, जो मुझे बहुत प्यार करते थे, उन्होंने कभी भी मेरे माता पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। आंटी को दे दो, आंटी को, आंटी को, आंटी को दो। 12 दिसंबर 1912 को
मेरे बड़े बेटे यशवंत का जन्म हुआ। मैं बहुत खुश थी। मेरे ससुर भी बहुत खुश थे। वे राष्ट्रीय पिता ज्योतिराव फूले को बहुत मानते थे। उनके बेटे का नाम यशवंत था, इसीलिए मेरे बेटे का नाम भी यशवंत रखा गया। एक दिन अचानक मेरे ससुर रामजी सकपाल की तबीयत बिगड़ जाती है। और वे हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए। खुशी के बावजूद फिर से अंधेरा छा गया। पिता समान रामजी राव भी जा चुके थे। फिर से दुख के काले बादल थे रमाबाई के जीवन में। इस एहसास को बखूबी दर्शाती हुई हमारी रमाबाई की किरदार निभाने वाली रेणु जी एक बार फिर हम अनाथ हो गए। एक बार फिर हम अनाथ हो गए। एक दिन मेरे साहिब को विदेश से पढ़ाई करने के लिए बड़ौदा के राजा साईजी गायकवाड़ द्वारा चुना गया। मैं बहुत खुश थी। लेकिन अकेले ही पूरे परिवार का बोझ उठाना मानो पहाड़ जैसा दिख रहा था। साहिब पढ़ाई करने विदेश चले गए और मैं यहाँ मेहनत करके अपने परिवार का पेट भरने लगी। उस समय मेरी उम्र 16 वर्ष की थी और 7-8 लोगों का परिवार था। लेकिन घर में कोई दूसरा कमाने वाला नहीं था। वो 4 साल पहाड़ जैसे कटे, मानो जिंदगी गरीबी और बेबसी की काल कोठरी में कैद होकर रह गई हूँ। एक दिन फिर से मेरे साहिब की चिट्ठी आई। फिर से खुशी आई। इस बार साहिब की चिट्ठी आई। तो बाबा साहब की चिट्ठी आई है। तालियां बजाते रहिए, इनका प्रोत्साहन भी बढ़ेगा, माहौल थोड़ा गर्म भी रहेगा। कि वे वापस आ रहे हैं। तो मैं बहुत खुश थी। माता रमाबाई खुश थी। वो एक बार फिर से खुश थी। ये पहली खुशी थी रामजी राव को खोने के बाद
पहली खुशी बाबा साहिब की चिट्ठी आई है, तो उनकी खुशी में शामिल होइए। गांव वाले भी शामिल हो रहे हैं, आप भी शामिल होइए। 4 साल बाद फिर से घर में खुशी का माहौल था, लेकिन यह क्या, मेरे साहिब फिर से ऊंची पढ़ाई करने के लिए विदेश चले गए और हमारी फिर वही परिस्थिति आ गई। आर्थिक तंगी से जूझते हुए मैं जैसे तैसे अपने परिवार को संभाल रही थी कि तभी अचानक मेरी बेटी इंदु बीमार हो गई। लेकिन तभी साहिब की विदेश से चिट्ठी आई कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मेरे पास जो पैसे थे मैंने साहिब को भेज दिए। माता रमाबाई का एक फिर से बड़ा योगदान, जो इंदु के लिए पैसे थे वो भी साहिब को भेज दिए। इलाज नहीं करवा पाई उन पैसों से, लेकिन दवाई व पैसों के अभाव में आकर मेरी बेटी तू मुझे छोड़कर इंदु। और रमाबाई ने फिर से एक बच्चे को खो दिया, उन्होंने अपनी बेटी को खो दिया। जब इंदु पैदा हुई थी तो बाबा साहब ने इंदु के लिए बहुत बड़े सपने देखे थे कि मेरी बेटी बनेगी कुछ बड़े, लेकिन उन्होंने खो दिया उसी बेटी को। फिर से दुख आया उनके हिस्से, बहुत बड़ा दुख, बहुत बड़ा दुख। जिम्मेदारी संग नारी भर रही है उड़ान, ना कोई शिकायत ना कोई थकान। और ऐसे ही रमाबाई फिर एक बार उठी जीने के लिए, एक कुर्बानी फिर करने के लिए, त्याग करने के लिए। तो मैं समझती हूँ कि यहाँ पर फिर से तालियां बजनी चाहिए उस त्याग के लिए, फिर से उस भरोसे के लिए, उस हिम्मत के लिए जो उन्होंने इंदु को खोने के बाद दिखाई। मैं एक बार फिर टूट गई, लेकिन मैंने साहिब को नहीं बताया, क्योंकि मेरे साहिब का पढ़ना बहुत जरूरी था। अभी इंदु को मैं ठीक से भुला भी नहीं पाई थी कि तभी मेरा छोटा बेटा रमेश निमोनिया का शिकार हो गया।